नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मौर्यकालीन कला हम पूरी पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन साहित्य को। ठीक है, बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लास है। मौर्यकालीन साहित्य में हम जो है मौर्यकाल के समय का जो साहित्य था वो पढ़ेंगे। बाद का वो साहित्य भी पढ़ेंगे जो मौर्यकाल से संबंधित जानकारी देते हैं, है ना। यानी कि मौर्यकालीन जो शासन व्यवस्था है या मौर्य काल है उसकी जानकारी प्रदान करने वाले सारे स्रोतों का उल्लेख हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, उनमें भी हम जो है भारतीय साहित्य और यूनानी साहित्य दोनों का जिक्र करेंगे। फिर बाद में हम जो है अशोक के अभिलेखों को भी इसी के साथ ही हम पढ़ लेंगे, क्योंकि अशोक के अभिलेख मौर्य काल की जानकारी के सबसे प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, और फिर इस प्रकार से इस पूरी क्लास को पूरा करने के बाद इस क्लास को क्या, इस टॉपिक को मतलब मौर्यकालीन साहित्य को पूरा पढ़ने के बाद हम आ जाएंगे मौर्यकालीन समाज पर, और फिर हमारा ये टॉपिक पूरा होगा मौर्यकाल। मुझे लगता है अभी 7-8 क्लासें मुझे लगता है शायद आ जानी चाहिए, है ना। इतनी क्लास तो हो जाएंगी शायद, है ना। तो 30 घंटे की क्लास मुझे लगता है मौर्यकाल पे सफिशिएंट रहेंगी। ठीक है, देखो मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना तो उतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि किसी भी लेवल की एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो अच्छे से पास हो जाए, चाहे वो नेट हो, प्रोफेसर हो, शेट हो, या फिर स्कूल व्याख्याता हो, या किसी भी स्टेट का जो है आप जाके और स्कूल लेक्चरर का या टीजीटी पीजीटी का एनवीएस केवीएस कुछ भी दो, इतिहास विषय की कोई सी भी एग्ज़ाम हो, बढ़िया तरीके से पास कर सकते हैं आप इन क्लासों को देखकर। ठीक है, तो उस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसके लिए 30 घंटे एक मौर्यकाल के लिए तो नॉर्मल है ना। आराम से 3 दिन में या 4 दिन में आप 30 घंटे की क्लास देख सकते हैं, तो 3-4 दिन में आप 3-4 प्रश्न तैयार कर लेते हैं, है ना। तो बहुत बड़ा मामला नहीं है। इस प्रकार से एक एक दिन, देखो 3-4 दिन में 3-4 क्वेश्चन तैयार किए तो हमको 150 क्वेश्चन तैयार करने रहते हैं। तो 150 दिन में 150 क्वेश्चन तैयार। 150 दिन कितने महीने के हुए? 5 महीने के हुए। 5 महीने में आप प्रोफेसर बन रहे हो, इससे बड़ा और क्या लोगे आप। ठीक है, लेकिन कहना बड़ा आसान है, इस चीज़ को अपने ऊपर एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल होता है ना। मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, रोज़ पढ़ के आता हूँ तब जाके पढ़ा पाता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये पूरा कंटेंट मुझे मुख्य ज़बानी याद है ना। रोज़ पढ़ना पड़ता है और फिर उसको रिवाइज करना पड़ता है। और आप लोग तो पढ़ लेते हैं, मेरा रिवाइज नहीं होता है ना, क्योंकि मुझे रोज़ की क्लास तैयार करनी होती है। फिर तुरंत यही ध्यान रहता है कि कल की क्लास तैयार करनी है, कल की तैयार करनी है, फिर कल हो जाता है तो फिर परसों की तैयार करनी है। इस चक्कर में पिछला रिवीजन नहीं हो पाता। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि लगातार आप पढ़ते रहना, पिछले रिवीजन, पिछला जो मैटर है उसको भी तत्काल पढ़ते रहना, वरना एक बार पीछे छूट गया तो पीछे छूट जाएगा। ठीक है, और जो जीके वाला पेपर है उसको भी पढ़ते रहना। चलिए, आज की मैं जो क्लास है उसका टाइटल डालता हूँ मौर्यकालीन साहित्य, और फिर हम आगे का पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, मौर्यकालीन साहित्य। ठीक है, मौर्यकालीन साहित्य हम पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, मौर्यकालीन साहित्य को हम दो भागों में बांट देते हैं, एक यूनानी साहित्य और एक भारतीय साहित्य। ठीक है, तो इसे हम दो पार्टों में बांट रहे हैं। एक तो हो जाता है हमारा यूनानी साहित्य, ठीक है, और एक हो जाता है हमारा भारतीय साहित्य। ठीक है, यूनानी साहित्य और भारतीय साहित्य, इस प्रकार से दो भागों में ये बट गया है। अब यूनानी साहित्य को आज हम पढ़ेंगे, फिर भारतीय साहित्य पे आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम बढ़िया तरीके से कर लेंगे। भारतीय साहित्य में कौटिल्य का अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेख बड़े महत्वपूर्ण हैं, और यूनानी साहित्य में मेगास्थनीज की इंडिका और अन्य कुछ जो मौर्य काल से बाद में भी जो इतिहासकार आए, यहाँ पे जो विद्वान आए भारत में, उन्होंने भी मौर्य काल के ऊपर लिखा, तो उन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आप यूनानी साहित्य में हेडिंग जमा के और इसमें लिखना प्रारंभ करते हैं। यूनानी साहित्य में सबसे पहला जो बिंदु पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 1 नंबर पे इंडिका पढ़ेंगे। ठीक है, मैं यूनानी साहित्य पढ़ा रहा हूँ आपको ना, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इंडिका। ये लीजिए, मैंने इंडिका यहाँ पे हेडिंग जमा दी है, और इंडिका के बारे में हम लिखना या पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, देखो इंडिका के बारे में बताऊं तो इंडिका जो है
ग्रीक व लैटिन भाषा की ये पुस्तक मानी जाती है और मेगास्थनीज इसके लेखक माने जाते हैं। वैसे आपको ध्यान होगा इंडिका नाम से पुस्तक लिखने का काम मेगास्थनीज ने भी किया, एरियन ने भी किया, व सीटीसियास, है ना, सीटीसियास ने भी किया था। सीटीसियास या कैसियस भी नाम मिलता है, सीटीसियास या कैसियस नाम भी मिलता है। इन तीन लोगों के नाम हमको प्रमुख रूप से मिलते हैं, है ना, इसके लेखक के रूप में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, है ना, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो वैसे ये जो इंडिका हम पढ़ेंगे ये तो मेगास्थनीज की इंडिका पढ़ेंगे। किसकी पढ़ेंगे? मेगास्थनीज, मेगास्थनीज कृत, ठीक है, मेगास्थनीज कृत, मेगास्थनीज कृत ये थे, है ना, मेगास्थनीज कृत, ठीक है। मगर यहाँ पे आप नोट डाल के लिख सकते हैं, नोट डाल के लिख सकते हैं एरियन, एरियन वे कैसियस या सीटीसियास, कैसियस या सीटी, सीटीसियास ने भी, एरियन या सीटीसियास ने भी इंडिका, सॉरी, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की, नामक ग्रंथ की रचना की, ठीक है। ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखो कैसियस या सीटीसियास ये नाम आपको ध्यान में रखना है, कैसियस या सीटीसियास, ठीक है। ये एक ही व्यक्ति का नाम है संभवतः। दरअसल इसकी जो स्पेलिंग जो मिलती है ना वो CITSIAS इस प्रकार से मिलती है, सीटीसियास, है ना, सीटीसियास, ये सीटीसियास है या इसको कैसियस पढ़ते हैं एग्जैक्टली आप इसको, जो मैं इसको मिटा रहा हूँ आप देख लेना अपने स्तर पे। ये जो सीटीसियास है मेरे हिसाब से ये सीटीसियास है, हो सकता है इसी को कैसियस भी पढ़ा जाता हो। अंग्रेजी में इस प्रकार से चलता है, हमारे देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं चलता, लेकिन इंग्लिश में हम देखते हैं कि एक ही शब्द से और कई कई उच्चारण उसके किए जाते हैं कि शब्द के, है ना, लेकिन हमारे देवनागरी लिपि में नहीं होते। तो ये संभव है कि कैसियस, इसके लिए भी इसको भी कैसियस पढ़ा हो, है ना, और इसको भी इसको सीटीसियास पढ़ा हो, इसी शब्द को सीटीसियास पढ़ा हो, है ना, लेकिन इस प्रकार से नाम मिलते हैं कैसियस या सीटीसियास। एरियन ने भी लिखा, कैसियस ने भी इंडिका लिखी और मेगास्थनीज ने भी इंडिका लिखी, ठीक है। हमारे एग्जाम में किसी भी प्रकार का सवाल आए, शायद पिछले बार फर्स्ट ग्रेड में ये सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने और इंडिका नाम से रचना नहीं की, ठीक है, नहीं की पूछा था। तो उसमें ये 1, 2 और 3 ऑप्शन थे, इसके अलावा एक और ऑप्शन था, तो वो जो ऑप्शन था वो आंसर होना था, है ना, क्योंकि इन तीनों ने तो रचना ही की है। लेकिन आप ध्यान रखना सीटीसियास नाम से भी एक राइटर का नाम मिलता है जिसने भी इंडिका लिखी। अब संभव है कि सीटीसियास ये कैसियस ही होगा, ठीक है। यदि ऑप्शन में दोनों आ जाएं और इंडिका किसने नहीं लिखी तो आप कोई और नाम को सेलेक्ट करना, क्योंकि इन दोनों ने रचना की है। ये 2 हैं या 1 है ये एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया, लेकिन आप इतना ध्यान रखें कि ये 2 नाम भी हमको मिलते हैं इंडिका की राइटर के रूप में, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं इंडिका जो है, जो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी वो ग्रीक व लैटिन भाषा में है, लेकिन मूल इंडिका हमें प्राप्त ही नहीं हुई, है ना, मूल इंडिका जो है हमें प्राप्त ही नहीं हुई। फिर आप कहेंगे सर आप कैसे पढ़ा रहे हैं, फिर ये कहाँ से आ गए इंडिका, हमें कैसे पता चला कि इसमें मौर्यकाल की जानकारी है? उद्धरणों से पता चला। उद्धरणों से मतलब बाद के जो यूनानी इतिहासकार थे उन्होंने, और रेफरेंस दे के, इंडिका का रेफरेंस दे देकर और अपनी पुस्तकों में कुछ बातें लिख रखी थी। तो उन बातों को चुन चुनकर और स्वानवेग नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने 1846 में और पहली बार जो है इंडिका नामक पुस्तक हमारे समक्ष पेश की थी, है ना, किसने? स्वानवेग ने। कब? 1846 में। कहाँ कहाँ से उद्धरण उठाए? तो उसमें एरियन का नाम आता है, एंटगोनस का नाम आता है, पिलनी का आता है, प्लूटार्क का आता है ना। इसके अलावा जो है
हमारे क्या नाम से स्ट्राबो का आता है ना, स्ट्राबो का आता है। तो इतने सारे नाम थे, ये 4-5 नाम मैंने आपको बताए। स्ट्राबो के अलावा क्लॉडियस का भी नाम आता है ना। तो ये सारे नाम थे। इन लोगों ने अपनी अपनी पुस्तकों में उद्धरण दिए, तो वहाँ से उद्धरणों को इकट्ठा करके और स्वानवेग ने 1846 में एक पुस्तक तैयार की और उसको वो इंडिका कहलाई, वो थी मेगास्थनीज की इंडिका। ठीक है, तो इन सारी बातों को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसका आगे चल के 1898 में और एक अंग्रेजी अनुवाद भी प्रस्तुत किया गया था मैक्रिंडले व ग्रुनवेडेल के द्वारा ना, ग्रेनवेडेल या ग्रुनवेडेल के द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी प्रस्तुत किया गया था। और इसमें भारतीय समाज का वर्णन मिलता है और भी भारतीय इतिहास से संबंधित कई जानकारियाँ मिलती हैं। वो बात मैं आपको बताऊंगा। पहले ये बेसिक बात जो मैंने अभी बोल के सुनाई वो सारी मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं इसके बारे में विवरण बताऊंगा किस प्रकार से इसमें मेगास्थनीज ने और भारतीय समाज का चरित्र चित्रण करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। क्या लिखूँगा कि सबसे पहले तो यही लिखूँगा कि यह मूल रूप से हमको प्राप्त नहीं हुई है ना। इंडिका के बारे में मैं यहाँ पे लिखूँगा कि यह मूल रूप से हमें प्राप्त नहीं हुई है। यह मूल रूप से हमें प्राप्त नहीं हुई है। इसका संकलन विभिन्न पुस्तकों में प्राप्त उद्धरणों से किया गया। इसका संकलन विभिन्न पुस्तकों से प्राप्त उद्धरणों से 1846 में 1846 ईस्वी में स्वानवेग द्वारा किया गया। ठीक है, तो अब ये विभिन्न पुस्तकें मतलब विभिन्न पुस्तकों से प्राप्त उद्धरणों से है ना। विभिन्न पुस्तकों का मतलब जब विभिन्न जो राइटर थे उनकी पुस्तकों से ये मैटर हमको मिला था। अब वो कौन कौन थे? विभिन्न विद्वानों ने जो उद्धरण दिए, इन विभिन्न विद्वानों में मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले मैं एरियन का ही नाम लिख दूँ। एरियन है, एंटगोनस है, एरियन है ना, स्ट्रैबो, ठीक है, स्ट्रैबो है, क्लोडियस है, है ना, और प्लिनी है, प्लूटार्क है, प्लूटार्क है ना, प्लूटार्क, स्ट्रैबो, क्लोडियस है ना, एंटगोनस, एरियन, इस प्रकार के नाम जो हैं हमको यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा जो है मैं बताऊँ आपको, डायोडोरस भी है, डायमेकस भी है ना, डायोडोरस, डायमेकस, इन सब के ग्रंथों से और हमको ये सूचना हमको मिल जाती है, ये उद्धरण मिल जाते हैं कहने का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे एक आधा नाम और हम लिख दें, डायोडोरस और डायमेकस आदि। ठीक है, ये नाम आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखने हैं। इस प्रकार का सवाल विद्यार्थियों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिका हमको कहाँ से प्राप्त होती है ना, या इंडिका के स्रोत क्या क्या हैं। तो इंडिका के स्रोत के रूप में इन सारे लेखकों की रचनाएं आपको ध्यान में रखना है। एरियन, स्ट्राबो है ना, एंटिगोनस, क्लॉडियस, प्लिनी, प्लूटार्क, डायोडोरस, डायमेकस वगैरह वगैरह। ठीक है, बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। इन सारे जो नाम हैं वो स्रोत हैं किसके? हमारे इंडिका के स्रोत हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों अब हम इसके बारे में और मैं बात लिखता हूँ आगे। ठीक है,
अच्छा, इसका अंग्रेजी संस्करण हमें कब प्राप्त हुआ? इसकी भाषा में लिख देता हूँ। ग्रीक व लैटिन भाषा में जो है यह पुस्तक हमें मिली है। ठीक है, ग्रीक व लैटिन भाषा, इस पुस्तक की भाषा या इसकी भाषा ग्रीक व लैटिन है। इसकी भाषा ग्रीक व लैटिन है। ठीक है, इसकी भाषा क्या है? ग्रीक व लैटिन है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं बताऊं आपको कि इसका अंग्रेजी का जो संस्करण था वो कब आया? 1898 में आया। किसके द्वारा? ग्रीनविडेल व मैक्रिंडले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा 1898 में इसका अंग्रेजी संस्करण या अंग्रेजी अनुवाद किसने? मैक्रिंडले। अंग्रेजी अनुवाद मैक्रिंडले व ग्रुनवेडेल द्वारा प्रस्तुत किया गया। ग्रुनवेडेल द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 1898 में इसका अंग्रेजी संस्करण या अंग्रेजी अनुवाद मैक्रिंडले या ग्रुनवेडेल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये आपको बेहतरीन तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि इसमें आखिर इसने वर्णन क्या किया है ना, विवरण क्या मिलता है ना। विवरण की बात मैं कर लेता हूँ कि इंडिका में विवरण क्या मिलता है। विवरण, ठीक है, विवरण की मैं बात करूं तो विवरण में 1 नंबर पे आप लिख दो कि भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा गया है ना। इसमें भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा गया है। 7 भागों में बांटा गया है। 7 भाग कौन कौन से हैं आपको ये ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1 नंबर पे आता है दार्शनिक। ठीक है, दार्शनिक। नंबर 2 पे आता है किसान। ठीक है, दार्शनिक किसान। तीसरे नंबर पे आता है हमारे तीसरे नंबर पे आ जाएंगे हमारे पशुपालक। चौथे पे आ जाएंगे पशुपालक के बाद में चौथे पे आ जाएंगे हमारे सभासद, है ना। सभासद। 5वें पे आ जाएंगे हमारे जो है 5वें पे कारीगर। 5वें पे आ जाएंगे हमारे कारीगर। कारीगर, व्यापारी और शिल्पी, है ना। कारीगर, व्यापारी या शिल्पी भी इसी में आते हैं ना, शिल्पी। ठीक है, कारीगर, व्यापारी, शिल्पी, ये आपको ध्यान रखने 5वें पे। और छठे पे आ जाएंगे योद्धा। छठे पे आ जाएंगे हमारे योद्धा। और 7वें पे आ जाएंगे निरीक्षक या गुप्तचर, है ना। गुप्तचर या निरीक्षक, ठीक है, गुप्तचर या निरीक्षक आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है ये 7 भागों में बांटा हुआ था इंडिका में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को, और उन्होंने भारतीय समाज में दास प्रथा नहीं होने का जिक्र किया। उन्होंने जिक्र किया कि भारत में दास प्रथा नहीं है। ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। इनके बारे में मैं डिटेल से चर्चा तब करूंगा जब आपको भारतीय समाज पढ़ाऊंगा, भारत की सामाजिक व्यवस्था पढ़ाऊंगा ना, तब हम भारतीय समाज का डिटेल में वर्णन करेंगे। ठीक है, वहाँ पे बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे हम इंडिका पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इनका जो है विस्तृत उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। और आप ध्यान रखना, ये क्रम मैंने शायद सही लिखा है। यदि इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो जब मैं भारतीय समाज पढ़ाऊँगा
तब मैं आपको एक एक बात डिटेल से पढ़ाऊंगा और वो क्रम से पढ़ाऊंगा। वो क्रम आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो ये भी ध्यान में रखना है, मैंने ये सही ही लिखा है जितना मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो सॉरी, शायद ये मैंने जो है उल्टा लिखा है, ये वाला है ना, ये आएगा 5वें नंबर पे और कारीगर शिल्पी ये आएंगे 4थे नंबर पे, सभासद 5वें पे आएगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, ठीक है। हाँ चलिए, मैं यहाँ पे 4थे नंबर पे जो है शिल्पी, सॉरी, शिल्पी या व्यापारी या कारीगर आते हैं, है ना, कारीगर, ठीक है। और 5वें नंबर पे जो आता है वो आएगा सभासद, 5वें नंबर पे सभासद, और 6ठे नंबर पे योद्धा, और ये गुप्तचर या निरीक्षक आएंगे। वैसे ये क्रम जो है ना, ये हो सकता है अभी भी मैंने वापस उल्टा कर दिया हो, तो इसको मैं जब भारतीय समाज पढ़ाऊंगा तब मैं बेहतरीन तरीके से आपको बता दूंगा। आप निश्चिंत रहना, किसी प्रकार की कोई त्रुटि हमारे यहाँ पे नहीं रहेगी। लेकिन ये क्रम आपको ध्यान में रखना है, पहले नंबर पे दार्शनिक, दूसरे पे किसान, तीसरे पशुपालक, इतने में आपका काम हो जाएगा। अंतिम दोनों को ध्यान रखना, योद्धा व गुप्तचर, ठीक है। तो वैसे भी वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, एक बात तो हमें ये मिलती है। दूसरी बात की मैं बात करूं तो मैगस्नीज ने कहा है कि भारत में दास व्यवस्था नहीं थी, है ना। तो एक इन्होंने क्या लिखा, दूसरी बात मैं लिखूं कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, एक ये, है ना, भारत में दास प्रथा नहीं होने का जिक्र किया। तीसरी बात मैं करूं तो इन्होंने कहा कि भारत में अकाल नहीं पड़ते, है ना, भारत में अकाल नहीं पड़ते, ठीक है, भारत में अकाल नहीं पड़ते, एक ये भी बात इन्होंने कही, ठीक है। और एक इन्होंने ये कहा कि भारतीयों को इतिहास लिखने का ज्ञान नहीं है, या भारतीयों को जो है लिखना नहीं आता। इन्होंने ये कहा लिखना नहीं आता का मतलब कि लिखने का ज्ञान नहीं है इनको, मतलब भारतीयों ने जो इतिहास अब तक लिखा वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा था, मतलब इनको कोई बेतरतीब ढंग से इतिहास लिखते थे भारतीय, एक एक सीक्वेंस में किसी भी घटनाओं को नहीं लिखते थे, है ना। इस वजह से मैगस्नीज ने कहा कि भारतीयों को जो है लिखने का ज्ञान नहीं था, है ना। मतलब लिखने का ज्ञान नहीं होने का मतलब ऐसा नहीं है कि लिपि का ही ज्ञान नहीं था, लिपि का ज्ञान तो था, लेकिन क्रम से नहीं लिखते थे। मतलब लिखना कैसे है ऐसे नहीं लिखते थे। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में मान लो जिक्र कर रहे हैं कि किसी के भी बारे में, भाई एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो गई, फिर वो लिख रहे हैं कि उसकी शादी हुई, फिर लिख रहे हैं कि उसके बच्चे हुए, और मतलब इस प्रकार उठ पटांग ना, पहले उसको मार दिया और बाद में उसकी शादी करवा रहे हैं, है ना। तो मतलब एक सीक्वेंस नहीं थी, है ना। इस वजह से मैगस्नीज ने कहा कि भारतीयों को जो है लिखने का ज्ञान नहीं था। लिखने का ज्ञान नहीं था इसका मतलब मैं फिर समझा दे रहा हूँ, लिखने का ज्ञान नहीं था इसका मतलब ये कतई नहीं था कि इनको लिपि का ज्ञान नहीं था। लिपि का ज्ञान था, लिखते भी थे, मगर क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखते थे। जैसा लिखा जाना चाहिए वैसा लिखने का ज्ञान इनको नहीं था। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे लिखने के जो नियम कानून थे उनका अभाव था, ऐसा मैगस्नीज यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इस पॉइंट को मैं बढ़िया तरीके से यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ। चौथे नंबर पे मैं लिखता हूँ कि भारत में लेखन कानून का अभाव था, है ना, लेखन कानूनों का अभाव था, है ना, लेखन कानूनों का अभाव था। आप समझ गए होंगे, बस अभाव था, अर्थात भारतीय लिखना नहीं जानते थे, अर्थात भारतीय लिखना नहीं जानते थे, नहीं जानते थे, ऐसा इन्होंने लिखा है। ठीक है, भारतीय लिखना नहीं जानते थे। ठीक है, आप समझ गए होंगे ये क्या बात है, मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझा दी है। इसके अलावा यहाँ पे मैगस्नीज ने लिखा है कि कश्मीर के दर्दिस्तान में और सोने की खाने हैं जहाँ से चींटियाँ सोना निकालने का काम करती हैं। अब ये पता नहीं ये खुद इतने बड़े विद्वान बन रहे हैं, भारतीयों में दोष निकाल रहे हैं, और ये खुद बड़े साहब ये लिख रहे हैं कि
कश्मीर में सोने की खान थी और सोने को निकालने का काम चींटियाँ करती थी। अब बताइए चींटियों से क्या सोना निकाला जाता है? लेकिन हमारे साहब लिख रहे हैं और हमें पढ़ना पड़ रहा है। इस प्रकार की लाइन मैंने एग्जाम में भी देखी है, नेट जैसी एग्जाम में इस प्रकार की लाइन पूछ ली जाती है, क्योंकि हर कोई ये सोचेगा कि चींटियाँ क्या सोना थोड़ी निकालेंगी, उस लाइन को गलत कर देते हैं कि ऐसा तो मैगस्थनीज ने नहीं लिखा होगा। लेकिन आपको याद रखना है ऐसा मैगस्थनीज ने लिखा था। ठीक है, तो ये बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। ठीक है, एक और बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि 5वें नंबर पे कश्मीर के दर्दिस्तान में सोने की खाने हैं जहाँ पर चींटियाँ सोना निकालने का काम करती हैं, जहाँ पर चींटियाँ जो हैं सोना निकालने का काम करती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आपने इसको उतार लिया होगा। तो ये प्रमुख बातें थी। इसके अलावा जो है मैगस्थनीज ने राजस्व प्रशासन, सैन्य प्रशासन और नगर प्रशासन का भी जिक्र अपनी इस पुस्तक में किया है, और पोलीब्रोथा का भी जिक्र किया है। आपको पता होगा, मैं लिखा चुका हूँ पोलीब्रोथा के बारे में। पोलीब्रोथा मतलब पाटलिपुत्र का उल्लेख किया, और सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख किया। ठीक है, वो बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। ये नीचे तो शायद आपको दिखेगा नहीं कुछ सॉरी नीचे तो आपको शायद कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी सी बात तो है ही। ठीक है, तो इसमें अन्य क्या बात है, कुछ 5 बात हो गई। छठी बात में यहाँ पे रेड कलर के पेन से लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि एक तो पाटलिपुत्र है ना, पाटलिपुत्र मतलब पोलीब्रोथा। ठीक है, सॉरी, पोलीब्रोथा का उल्लेख किया, और दूसरा उल्लेख क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य, सीएम का मतलब सेंड्रोकोटस है ना, सेंड्रोकोटस। एक तो इसका उल्लेख, इन दोनों शब्दों का उल्लेख इन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। ठीक है, ये 6 नंबर का है, मैंने 7 नहीं लिखा, 6 नंबर का है। और 7वें नंबर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तो नगर प्रशासन, एक सैन्य प्रशासन, और एक जो है राजस्व प्रशासन। ठीक है, सॉरी, नगर प्रशासन, सैन्य प्रशासन और राजस्व प्रशासन का उल्लेख भी इन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। किन्होंने? मैगस्थनीज ने। ठीक है, आप समझ गए होंगे प्यारे विद्यार्थियों। आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। और जो है अब हम बात करेंगे अगली स्लाइड पे अन्य यूरोपीय जो इतिहासकार थे उनके बारे में। ठीक है, मैं एक बार हल्का सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि मैगस्थनीज के इंडिका में हमको क्या क्या मिलता है। ठीक है, देखिए मैगस्थनीज ने जो इंडिका लिखी उससे हमको मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, और इंडिका के जो स्रोत हैं उसमें एरियन है ना, एरियन है, एंटोगोनस है, स्ट्राबो है, प्लूटार्क है, प्लिनी है ना, डायोडोरस है और डाइमेकस है। ठीक है, क्लोडियस है। इन सब के उद्धरणों से, और स्वानबेग ने 1846 में और एक पुस्तक के रूप में एक संकलन किया था इंडिका का। ठीक है, इंडिका एरियन ने भी लिखी थी, इंडिका सिटिसियास ने भी लिखी थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका अंग्रेजी अनुवाद 1898 में मैकिन्ले व ग्रुनवेडेल ने किया था। इसमें विवरण क्या क्या मिलता है, तो भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा गया है। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, भारत में दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है ना, और भारत में अकाल नहीं पड़ते। इसके अलावा कश्मीर के दर्दिस्तान से सोने की खान है, जहाँ से सोना निकालने का काम चींटियाँ करती हैं, एक ये बात भी मिलती है। इसके अलावा हमको मिलता है कि यहाँ पर जो है भारत की मौर्यकाल की नगर व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था
राजस्व प्रशासन का उल्लेख भी इन्होंने किया है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। और पोलीब्रोथा पे सेंट्रोकोटस का उल्लेख भी मेगास्थनीज ने किया है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम बात करेंगे अब अन्य यूनानी जो साहित्यकार हैं उनकी। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अन्य जो यूनानी साहित्यकार हैं उनकी हम बात करेंगे। आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें और अब हम जो है आगे की बात करते हैं। ठीक है, आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़ना। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका और अशोक के अभिलेख, ये 3 स्रोत ऐसे हैं जिनसे सवाल आना तय है, ये मान के चलना आप। ठीक है, 3 स्रोत मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका और अशोक के अभिलेख। ठीक है, इन तीनों को बढ़िया तरीके से पढ़ना। इसके अलावा और भी हैं, मुद्रा राक्षस भी बहुत बड़ा जो है एक स्रोत है, गुप्त काल में लिखा गया था मुद्रा राक्षस, है ना, वो भी बहुत बड़ा है, लेकिन वो है गुप्त काल का, जानकारी मौर्य काल की देता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ अन्य यूनानी इतिहासकार जो कि हमको मौर्य काल की जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, एक छोटी सी हेडिंग डालते हैं, अन्य यूनानी इतिहासकार, क्या विद्वान लिखेंगे हम, अन्य यूनानी विद्वान जो हमें मौर्य काल की जानकारी प्रदान करते हैं, जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्राबो का नाम है, जस्टिन का नाम है, एरियन का नाम है, प्लिनी है, प्लूटार्क है। ये 4-5 नाम हम प्रमुख रूप से पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्ट्राबो को ही डाल देता हूँ यहाँ पर, स्ट्राबो, है ना। इस स्ट्राबो भी इनका नाम मिलता है और कहीं कहीं पे मैंने स्ट्रेबो इस प्रकार से भी लिखा देखा है या लिखा पढ़ा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। स्ट्रेबो, इन्होंने जो है ज्योग्राफी का नाम एक पुस्तक लिखी थी और इनका जो कार्यकाल जो माना जाता है वो माना जाता है हमारे करीब जो है 64 एडी से, सॉरी 64 बीसी से 19 एडी तक का काल जो है वो इनका कार्यकाल माना जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। स्ट्रैबो का जो विवरण है वो ज्योग्राफी का नामक पुस्तक इन्होंने उस टाइम पे लिखी थी, आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब आज से 2000 साल पहले, जब किसी प्रकार का मैप नहीं था, किसी प्रकार का गूगल नहीं था, ग्लोब नहीं था, मानचित्र नहीं था, उस ज़माने में भी इन्होंने ज्योग्राफी का नामक जो पुस्तक लिखी वो 17 भागों में लिखी और उसमें एशिया, अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप का भौगोलिक इतिहास लिखा। आप अंदाज़ा लगाइए कि 3-3 महाद्वीपों का इतिहास उस ज़माने में लिखना, जिस ज़माने में कोई नेट नहीं था, गूगल नहीं था, ग्लोब नहीं था, मानचित्र नहीं था, किसी प्रकार की मैपिंग नहीं थी और किसी प्रकार की रेल या बस या कोई हवाई मार्ग नहीं थे कि 3-3 महाद्वीपों में एक आदमी घूम सके और उसका भौगोलिक इतिहास लिख सके। किस प्रकार से इन्होंने लिखा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बड़ा ही कमाल किया है इन्होंने। ठीक है, तो ये थे हमारे स्ट्राबो। इन्होंने इसके अलावा स्ट्राबो ने जो है और भी भारत के संदर्भ में जो विवरण दिए हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी इन्होंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो अंगरक्षक हुआ करते थे वो महिलाएं होती थी, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के अंगरक्षक के रूप में महिलाओं का जिक्र इन्होंने किया। इसके अलावा इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस के साथ जो संधि हुई थी, आपको पता होगा वो संधि कब हुई थी, आप बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो उस संधि का उल्लेख भी स्ट्रैबो ने हमको दिया है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रैबो ने जो लिखा है इतिहास
वो पॉलीबियस से, और पॉलीबियस एक यूनानी इतिहासकार हुआ है, सॉरी, पॉलीबियस से लेकर और एक सक्टियम की लड़ाई हुई थी, वहाँ तक का इतिहास हमको इनके साहित्य से मिलता है। ठीक है, तो आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है स्ट्रैबो के बारे में, स्ट्रैबो की पुस्तक और स्ट्रैबो का विवरण। ठीक है, इनका मैं जन्म की बात बताऊं, वैसे पूछेंगे नहीं जन्म, लेकिन एशिया माइनर में इनका जन्म हुआ था, और जब इनकी मृत्यु हुई तो ये रोम में थे। ठीक है, रोम में इनकी मृत्यु हुई थी, ये बात भी आपको ध्यान में रखें तो रख लेना, वरना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट जो है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 64 BC से 19 AD तक का जो समय है ये इनका जीवन काल है। आप यदि BC, यहाँ पे BC में लिख दे रहा हूँ, यानी कि 64 और 19 दोनों को जोड़ देंगे तो इनका टोटल जीवन काल आ जाएगा, यानी कि 64 और 19 मतलब 83 साल का इनका जीवन काल रहा है। जन्म की बात मैं बताऊं तो एशिया माइनर में जन्म हुआ था, है ना, पूछेंगे नहीं, जन्म एशिया माइनर में हुआ, एशिया माइनर में हुआ, और मृत्यु जो हुई वो रोम में हुई, है ना। ये क्रम, ये जरूर ध्यान रखना, क्रम पूछते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा ये जो थे एक बहुत बड़े भूगोलवेत्ता थे, दार्शनिक भी थे और हिस्टोरियन भी थे, है ना। उस जमाने के जो विद्वान हैं वो सारे क्षेत्रों में पारंगत होते थे, क्योंकि उस समय पर्टिकुलरता नहीं थी, है ना। तो स्ट्रैबो इन्होंने जियोग्राफिका लिखी, जियोग्राफिका, जियोग्राफिका नामक पुस्तक 17 खंडों में लिखी थी, है ना। कितने खंडों में लिखी? 17 खंडों में लिखी थी जियोग्राफिका। ठीक है, और इसमें मिलता क्या है हमको? यूरोप, अफ्रीका व एशिया, यूरोप, अफ्रीका व एशिया का भौगोलिक इतिहास इसमें मिलता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने में और तीन तीन महाद्वीपों का भौगोलिक इतिहास लिख देना कोई आसान कार्य नहीं था, बहुत बड़ा कार्य था, है ना। इसके अलावा जो है भारत के संदर्भ में बात करें तो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के मध्य हुई संधि का विवरण मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा विवरण मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंगरक्षक के रूप में महिलाएं होती थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे CM लिख रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य को CM की अंगरक्षक, की अंगरक्षक महिलाएं होती थी, होती थी। ठीक है, ये बात, एक बात और ध्यान रखना, पॉलीबियस, पॉलीबियस से लेकर सक्टियस युद्ध तक, सक्टियस की लड़ाई, की लड़ाई तक का इतिहास मिलता है, तक का इतिहास मिलता है। ठीक है, तक का इतिहास मिलता है। ठीक है, वैसे इतिहास, दर्शन और लेखन जब हम पढ़ते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो मैं वहाँ पे स्ट्रैबो को बड़ा ही डिटेल में पढ़ाता हूँ, पॉलीबियस को बड़ा डिटेल में पढ़ाता हूँ, यहाँ से ज्योग्राफिका को भी थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में ये उतना डिटेल में नहीं है ना, इसलिए स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में सवाल मैक्सिमम जो पूछा जा सकता है वो स्ट्रैबो और अन्य इतिहासकारों से संबंधित इनका क्रम पूछा जा सकता है, कौन पहले था कौन बाद में था, तो ये क्रम ध्यान में रखना, एक बात। दूसरा, यहाँ से ज्योग्राफी का मैक्सिमम पुस्तक पूछी जा सकती है स्ट्रैबो की, ज्योग्राफी का, दो बात। तीसरी, चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के मध्य संधि हुई का उल्लेख कौन करता है? स्ट्रैबो करता है, एक ये पूछा जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य की अंगरक्षक महिलाएं होती थी, ये पूछा जा सकता है, मतलब ये वाली बात नहीं पूछी जाएगी। ज्योग्राफी का कितने खंडों में है ये भी नहीं पूछी जाएगी, और भौगोलिक इतिहास ये किन किन का मिलता है ये भी नहीं पूछा जाएगा, जन्म और मृत्यु भी नहीं पूछी जाएगी, लगभग लगभग नहीं पूछी जाएगी, न के बराबर 1% संभावना मान सकते हैं आप, 99% नहीं है, इनकी संभावना प्रबल है। ठीक है, इन दोनों पक्षों की, और मैक्सिमम इसकी पुस्तक का नाम और ये सन। ठीक है,
तो आप स्ट्रैबो में इतना नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ। पॉलीबियस भी वैसे यूनानी इतिहासकार था। पॉलीबियस को भी बड़ा नाम है हेरोडोटस, थुसिडाइडिस और उसके बाद पॉलीबियस का नाम आता है। इन तीनों को त्रिमूर्ति कहा जाता है। और भी इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, पर इतिहास दर्शन और लेखन का भाग में चली जाती हैं वो, ना, यहाँ पे नहीं पढ़ते हम। मैं दूसरे नंबर पे यहाँ पे लिखना चाहूँगा, इसका नाम जस्टिन का नाम लिखना चाहूँगा। तो दूसरे नंबर पे आप जो है जस्टिन को हम पढ़ेंगे। जस्टिन ने एपिटोम लिखा। इसके अलावा सिकंदर के अभियान का उल्लेख उसने किया और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी इन्होंने बताया था, ठीक है। तो जस्टिन के बारे में लिखूंगा। इनकी पुस्तक का नाम है एपिटोम, है ना। क्या लिखा इन्होंने? एपिटोम, है ना, एपिटोम लिखा। इसके अलावा इन्होंने जो है सिकंदर के अभियान का वर्णन इन्होंने किया, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो वर्णन किया वो ये किया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को पराजित करके भारत को विदेशी दासता से मुक्त करवाया। है ना, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक का उल्लेख भी इन्होंने किया है। राज्याभिषेक का उल्लेख, है ना, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि चंद्रगुप्त मौर्य की राज्याभिषेक का उल्लेख भी जस्टिन ने किया है, ठीक है। जस्टिन में हम इतना ही पढ़ते हैं, बहुत अधिक नहीं है। एपिस्टोम आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। एपिस्टोम जो है इनकी एक प्रमुख रचना है। एपिस्टोम को संग्रहण भी हम बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, संग्रहण, ठीक है। एपिस्टोम को संग्रहण भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं एरियन की, तीसरे नंबर पे मैं बात कर लेता हूं। एरियन में ज़्यादा कुछ नहीं है। एरियन जो है, एरियन ने इंडिका लिखी थी, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एरियन ने इंडिका लिखी और इसमें जो विवरण दिया एरियन ने जो है मेगास्थनीज का भी जिक्र किया और इरेटोस्थनीज का भी जिक्र किया और इन्होंने जो है एरियन और निरियाकस का भी जिक्र किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एरियन ने देखो किन 3 विद्वानों का जिक्र किया था। एक तो मेगास्थनीज का, है ना, मेगास्थनीज, इरेटोस्थनीज वे निरियाकस का उल्लेख किया। एरियन ने ये दो एरियन के संबंध में ये 2 बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। इंडिका, और एक तो इंडिका लिखी, एक मेगास्थनीज, इरेटोस्थनीज व निरियाकस का उल्लेख एरियन ने किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों इसके अलावा प्लिनी की और प्लूटार्क की और बात करते हैं, ठीक है। प्लिनी और प्लूटार्क का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम अगली स्लाइड पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सॉरी, मैं इसको मिटा देता हूँ और हम जो है अगली स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। 3 विद्वानों को हमने पढ़ लिया है और प्लूटार्क और प्लिनी के बारे में और पढ़ लेते हैं, फिर हमारा ये जो टॉपिक है ये हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। यूनानी जो स्रोत है वो हमारे पूरे हो जाएंगे, ठीक है। इतना आप ध्यान रखना बस। एरियन को हमने पढ़ लिया है, ठीक है, एरियन को हमने पढ़ लिया है। अब हम प्लिनी की चर्चा करते हैं। प्लिनी भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हेडिंग में जमा देता हूँ चौथे नंबर पे प्लिनी, ठीक है। प्लिनी, इन्होंने एक तो नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी। प्लिनी ने क्या लिखी थी? नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी। और इन्होंने जो है
यूनान से और भारत में उस समय जो स्वर्ण आ रहा था उसकी उसके ऊपर बड़ा ही दुख व्यक्त किया था, है ना। मतलब प्लिनी ने ये कहा कि यूनान वाले जो हैं भारत से वस्तुएं जो आयात करते हैं, भारत से जो वस्तुएं आयात करते हैं उसके बदले वो सोना देते हैं, और उसके ऊपर बड़ा ही दुख व्यक्त किया था। जिस प्रकार से भारत से धन इंग्लैंड जा रहा था, आधुनिक भारत में अंग्रेज ले जा रहे थे, जिस समय उसकी पहली बार जो चर्चा हमको मिलती है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा थ्योरी ऑफ ड्रेन वेल्थ के रूप में मिलती है ना, धन बहिर्गमन का सिद्धांत जो दिया। उसी प्रकार ये धन बहिर्गमन का सिद्धांत यूनान के संदर्भ में पिल्ली ने दिया था, जो भारत में आ रहा था, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी वो नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी। इनकी जो मृत्यु हुई वो माउंट विसुवियस में जो प्रस्फुटन हुआ था उसके कारण हुई थी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो पिल्ली जो था, पिल्ली का जो समय मिलता है वो 27 AD से 79 AD तक का मिलता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब पिल्ली के बारे में इनकी पुस्तक जो है, पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री, प्राकृतिक इतिहास, है ना, नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, प्राकृतिक इतिहास इन्होंने लिखा, प्राकृतिक इतिहास, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इन्होंने जो है यूनान से भारत में आ रहे स्वर्ण पर दुख व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया, ठीक है, दुख व्यक्त किया। इसके अलावा इनकी जो मृत्यु हुई थी वो माउंट विसुवियस में प्रस्फुटन के कारण हुई थी, है ना, माउंट विसुवियस। ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है जो इटली के नेपल्स में पाया जाता है, ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे। माउंट विसुवियस में प्रस्फुटन के कारण इनकी मृत्यु हुई, इनकी इनकी मृत्यु हुई, ठीक है, इनकी मृत्यु हुई। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। माउंट विसुवियस में प्रस्फुटन के कारण इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो एक ये हमारे पिल्नी हो गए। अब हम हमारे बच्चे प्लूटार्क, प्लूटार्क के बारे में और पढ़ लेते हैं। प्लूटार्क के बारे में बहुत कुछ नहीं है। प्लूटार्क ने पैरेलल लाइव्स और मोरालिया नामक ग्रंथ लिखे थे, और अपोलो मंदिर के पुजारी थे ये। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य व सिकंदर के बीच भेंट हुई थी, उसका जिक्र हमको प्लूटार्क करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, ठीक है। तो चौथे नंबर पे मैं यहाँ, सॉरी चौथे नंबर तो हो गया ना, 5वें नंबर पे मैं यहाँ पे प्लूटार्क को लिख देता हूँ, प्लूटार्क, ठीक है। 46 से इनका जाता है 119 AD, 46 AD से 119 AD, ठीक है, इनका कार्यकाल है। इसके अलावा मैं इसकी जो रचनाएं हैं वो हैं पैरेलल पैरेलल लाइव्स व मोरालिया, पैरेलल लाइव्स व मोरालिया, दो तो पुस्तक लिखी। और अपोलो मंदिर के पुजारी थे, अपोलो मंदिर के पुजारी थे, और अपोलो मंदिर के पुजारी थे, और चंद्रगुप्त मौर्य यानी CM व सिकंदर के मध्य भेंट होने का उल्लेख करते हैं, ठीक है। सिकंदर व चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य भेंट हुई थी, इस घटना का उल्लेख इन्होंने किया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है प्लूटार्क में, ठीक है। तो ये हमारे प्लूटार्क हो गए, और प्रत्येक को हमने यहाँ पे बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है। 4-5 नाम थे।
प्लिनी, प्लूटार्क, एरियन, स्ट्राबो और जस्टिन, है ना, ये सब हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये यूनानी जो स्रोत थे एक तरीके से मौर्यकालीन साहित्य को जानने के, वो हमने देख लिए हैं। अब हम भारतीय स्रोतों पे आते हैं। भारतीय स्रोतों में जो मेगास्थनीज की, सॉरी, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसका एक बेसिक परिचय कर लेते हैं। सॉरी, और बेसिक परिचय के बाद हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूं और हम आते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इतिहास में उसका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, खासकर मौर्य काल के बारे में जानकारी के रूप में। ठीक है, मौर्य काल की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, समकालीन स्रोत है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें मौर्य काल का उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भारतीय स्रोत, है ना, या भारतीय साहित्य लिखता हूँ, भारतीय साहित्य, और उसमें एक नंबर पे हम लिखते हैं अर्थशास्त्र को, अर्थशास्त्र को लिखते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र को हम लिखते हैं। तो अर्थशास्त्र के बारे में देखो, लेखक तो है इनके कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य या चाणक्य या द्विजर सब भी इनको कहा जाता है। क्या नाम है, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो कौटिल्य या चाणक्य या द्विजभर्ष, द्विजभर्ष, है ना, या द्विज सर्भ भी मिलता है कहीं पर, ये इसको एक्सचेंज कर देना बस, ये नाम मिलता है। ठीक है, भाषा इसकी संस्कृत है। भाषा कौन सी है, भाषा है इसकी संस्कृत। ठीक है, भाषा संस्कृत है। और इसमें जो भाग मिलते हैं वो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। इसमें 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक इसके अंदर हमको मिलते हैं। ठीक है, 15 अधिकरण, 180 प्रकरण व 6000 श्लोक इसके अंदर हमको मिलते हैं। ठीक है, और राइटर हो गए, भाषा हो गई, भाग हो गए। ठीक है, इसके अलावा मैं बताऊं आपके इसके बारे में बड़े ही रोचक जो तथ्य हैं। एक तो इसमें इसका जो विषय है ना वो राजनीति शास्त्र है, ये भी ध्यान रखना, है ना। विषय क्या है इसका, विषय है राजनीति, राजनीति शास्त्र का ये ग्रंथ माना जाता है और नाम है अर्थशास्त्र। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार साक्षात्कार में इस प्रकार का सवाल पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र का नाम अर्थशास्त्र क्यों पड़ा, इसकी विषय वस्तु जब राजनीति शास्त्र है तो इसका नाम राजनीति शास्त्र क्यों नहीं रखा। तो देखिए, कौटिल्य का ये मानना था कि किसी भी राज्य की राजनीति को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। बिना अर्थ के और आप बेहतर राजनीति नहीं कर सकते, है ना। यानी कि राजनीति के लिए अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, ऐसा मानना था कौटिल्य का, इसलिए इसका नाम अर्थशास्त्र रखा। दरअसल अर्थशास्त्र रखा किसने, ये रखा था श्याम शास्त्री नामक एक लाइब्रेरियन थे, उन्होंने। दरअसल ये पुस्तक हमको जो है मूल रूप से नहीं मिली, है ना, मूल रूप से नहीं मिली। दरअसल हुआ कुछ यूँ था, 1905 में एक जो है मद्रास के एक पुजारी थे, उनको कुछ पांडुलिपियां प्राप्त हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं तो क्या करूँगा, मुझे तो पूजा पाठ करने के अलावा कोई काम नहीं है। तो उन पांडुलिपियों को उस पुजारी ने ले जाकर, और एक लाइब्रेरियन थे, पुस्तकालय अध्यक्ष थे जिनका नाम श्याम शास्त्री था, उनको सौंप दिया। तो श्याम शास्त्री जी ने 1909 में उन पांडुलिपियों को और अर्थशास्त्र के नाम से प्रकाशित करवाया था। ये इस प्रकार से जो है ये ग्रंथ अर्थशास्त्र हमारे सामने आया। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार से जो है ना तो मौर्य काल के शासक का उल्लेख है, ना ही मौर्य काल का उल्लेख है ना, और ना ही राज्य का उल्लेख है ना, मौर्य राज्य का उल्लेख भी
नहीं है, ना ही समकालीन लेखकों ने और इस ग्रंथ का उल्लेख किया है। समकालीन लेखकों ने भी इसका उल्लेख नहीं किया। यहाँ तक कि कीथ भंडारकर और विंटरनित्ज जैसे इतिहासकारों ने अर्थशास्त्र का राइटर कौटिल्य को नहीं माना, है ना। लेकिन के.पी. जायसवाल अर्थात काशी प्रसाद जायसवाल और एक साम्राज्यवादी इतिहासकार विंसेंट स्मिथ जैसे इतिहासकारों ने अर्थशास्त्र का राइटर कौटिल्य को ही माना है। ठीक है, तो इन सारी बातों को मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, फिर आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे। काफ़ी टाइम हो गया है क्लास को चलते हुए। ठीक है, तो देखो इसके बारे में मैं क्या क्या विषय राजनीति शास्त्र हो गया और विवरण क्या मिलता है वो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। विवरण की बात करता हूँ थोड़ी सी, है ना। मौर्यकालीन समाज का दर्पण इसे कहा जाता है। मौर्यकालीन समाज का दर्पण इसे कहा जाता है, क्योंकि तत्कालीन समय की शासन व्यवस्था का तत्कालीन समय की शासन व्यवस्था का बेहतरीन उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है, आप कह रहे होंगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि मौर्य काल का इसमें उल्लेख नहीं है, फिर मौर्यकालीन शासन व्यवस्था का उल्लेख कैसे हुआ? मौर्यों के शासन का उल्लेख नहीं है, फिर भी इसमें आप कैसे कह रहे हो कि मौर्यकालीन समाज का वर्णन या मौर्यकालीन समाज का दर्पण इसे कहा जाता है? दरअसल विद्यार्थियों बात ऐसी है कि इसमें रेफरेंस नहीं दिया गया कि यह जो इसमें एक शासन व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ठीक है, लेकिन वो शासन व्यवस्था किस राज्य की है, किस राजवंश की है, किस शासक की है, ये उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो वो जो शासन व्यवस्था है उसका जब हमारे इतिहासकारों ने क्रॉस वेरिफिकेशन किया तो वो मौर्य काल की शासन व्यवस्था नजर आई, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि ये इसमें जो उल्लेख है वो मौर्य काल का है, वरना इस पुस्तक में ना तो चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख है यानी शासक का उल्लेख नहीं है, ना मौर्य वंश का उल्लेख है, ना ही किसी राज्य का उल्लेख है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा इसमें किसी भी शासक, राज्य, राजवंश या तिथि व लेखक का भी नहीं है, तिथि व लेखक आदि का उल्लेख नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, राजवंश का भी नहीं है, राज्य का भी नहीं है, शासक का भी नहीं है, तिथि का भी नहीं है, तो लेखक का भी नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि समकालीन लेखकों व साहित्य में इसका उल्लेख नहीं मिलता, ये भी एक बड़ी बात है कि समकालीन साहित्य में और समकालीन लेखकों ने भी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको। ठीक है, अब हम बात करें कि इस कारण से ये जो दोनों पॉइंट हमने लिखे, इन दोनों पॉइंटों के कारण, है ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा उल्लेख नहीं है, इसी में लिख रहा हूँ क्रम से। इस कारण कीथ एक इतिहासकार हैं, कीथ भंडारकर तो भारतीय ही हैं ये, लेकिन कीथ और विंटरनित्ज विदेशी हैं। कीथ भंडारकर विंटरनित्ज जैसे कई इतिहासकारों का मानना है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक नहीं हैं।
कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता नहीं हैं, रचयिता नहीं हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मगर 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 सॉरी मगर के पी जायसवाल, ये भारतीय इतिहासकार हैं, काशी प्रसाद जायसवाल, के पी जायसवाल वे साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं। स्मिथ स्मिथ का मानना है कि अर्थशास्त्र कौटिल्य ने ही लिखा, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने ही लिखा। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य ने ही लिखा था। ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये बात आप लिखिए। अब दरअसल आखिर अर्थशास्त्र वर्तमान रूप में कैसे आया, हमारे पास कैसे आया, वो कहानी भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बोल के तो मैंने सुना दी ही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये थोड़ी सी जगह बच रही है, नीचे लिखने में मुझे थोड़ा जो है थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम कि 1905 में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1905 में जो है उड़ीसा नहीं मद्रास के पुजारी को कुछ पांडुलिपियां मिली, कुछ पांडुलिपियां मिली। पांडुलिपि आप समझ रहे होंगे, मतलब जैसे कोई भी राइटर जो होता है ना, वो सबसे पहले अपने भावों को या उसने जो आंखों से देखा है उसको जहाँ पे लिखता है, वो होता है जो मतलब पहली बार लिख ही रहा है अभी, कच्चा चिट्ठा, ब्लू प्रिंट जिसको हम कहते हैं, वो पांडुलिपि कहलाते हैं ना। और उसके बाद में वो प्रिंट होके जब आ जाती है तो मूल पुस्तक हो जाती है। ठीक है, पांडुलिपि प्रकाशित होने से पहले की सामग्री को बोलते हैं। ठीक है, तो 1905 में मद्रास के पुजारी को कुछ पांडुलिपियां मिली, जिसे उन्होंने श्याम शास्त्री कौन थे, पुस्तकालय अध्यक्ष थे, लाइब्रेरियन थे ना, पुस्तकालय अध्यक्ष है ना, पुस्तकालय अध्यक्ष या लाइब्रेरियन थे, को सौंपा जिन्होंने, यानी कि इन्होंने, श्याम शास्त्री ने 1909 में इसे अर्थशास्त्र नाम से प्रकाशित करवाया है ना, अर्थशास्त्र नाम से प्रकाशित करवाया। ठीक है, अर्थशास्त्र नाम से प्रकाशित करवाया। ठीक है, 1915 में अंग्रेजी अनुवाद भी आया, अंग्रेजी अनुवाद भी आया। ठीक है, 1915 में जो है अर्थशास्त्र का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ था। ठीक है, अब आप इसको उतारें विद्यार्थियों, और आज की क्लास का टाइम हो गया है। अभी अर्थशास्त्र के बारे में हमें काफ़ी कुछ पढ़ना है। अर्थशास्त्र में जो 15 अधिकरण हैं उनके बारे में हम एक एक के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल बनने की संभावना प्रबल रहती है। ठीक है, तो विद्यार्थियों आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें, और हम इससे आगे का पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।